स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी SSC लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 से चलना है और 30 नवंबर को ख़त्म होना है, उसके बारे में अब साथियों मैं खुद का अनुभव शेयर करूंगा। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और परीक्षाओं में, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। दूसरा, सभी प्रपत्र को एक्यूरेसी के साथ कैसे भरें, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप देखो, ज़रूरी है कि प्रपत्र में कोई गलती ना हो, उसके बारे में बताऊंगा। अगर कोई गलती हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और EWS सर्टिफिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं साथियों के कि EWS सर्टिफिकेट कब तक का मान्य होगा, तब भी इसको भी बता दूंगा मैं, और ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। दूसरा साथियों, जो किसी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है उसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, इस बार और बता दूंगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और ये वीडियो देखने के बाद शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, न तुम्हारा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे वहाँ पर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आपका प्रपत्र भरना, कैसे भरेंगे, ठीक है साथियों। आओ तो शुरू करते हैं। देखो साथियों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये आपका जो DB लेटर है वो ये है। तो मैंने कुछ जो वो हैं कि इसकी वो हाइड कर दी हैं। अब आपको आयोग के विज्ञापन संख्या ये के अंतर्गत आपके प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र के क्रम में आपको सूचित किया निर्देशित किया जाता है कि आयोग इतने, मतलब आपकी जो डेट दे रखी होगी, समय दे रखा होगा, इसमें आपको कुछ भरने की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखो, अगर चाहो तो आयोग की वेबसाइट से विस्तृत आवेदन पत्र डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, प्रमाणी प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हो, देशना प्रपत्र, इंडेक्स कार्ड तथा विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांक का विवरण प्रपत्र डिटेल ऑफ मार्क्स फॉर्म को डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरें तथा अपने सभी प्रमाण पत्रों और अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित करना है आपको प्रतिलिपियों तथा जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता अधिमान अर्हता से संबंधित अंक तालिका प्रमाण पत्र, डिग्री आरक्षण के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आदि एवं समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ अभिलेख परीक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। मूल प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र से मिलान के बाद अपेक्षित अभिलेखों की छाया प्रति, मतलब ये आप पढ़ लेना है एक बार इसको। और दूसरा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ आपको। देखो, अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के समय अपने पासपोर्ट साइज के नवीनतम दो आपको फ़ोटो खिंचवा लेने हैं। अगर आपके पास हैं 2-3 महीने पुराने, 6 महीने पुराने भी, तो कोई खिंचवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ले जाना आपको। आपका अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से स्वीकृत हुआ है। और तीसरा, ये 5वां पॉइंट है, यदि आप पद की पात्रता अर्हता की शर्तें पूर्ण नहीं करते तो ये आपको पूरा का पूरा जो पहला वाला है वो उसे पूरा का पूरा पढ़ना है। दूसरा, आप आगे देखो, अभिलेख परीक्षण के समय सभी वांछित मूल अभिलेख, मतलब जो आपके ओरिजिनल अभिलेख हैं वो आपको लेके जाने हैं। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण नहीं किया जाएगा। जितने भी आप जिसकी छायाप्रति लेके जाओ, जिसकी भी आपकी जेरॉक्स कॉपी लेके जाओ, उसकी ओरिजिनल कॉपी जरूर लेके जाना। कोई समस्या नहीं है, आप लेके जाना ही पड़ेगा आपको। अभिलेख परीक्षण के समय परिसर में मोबाइल फ़ोन को साइलेंट स्विच ऑफ मोड पर रखा जाए। मतलब ये सचिव के द्वारा ये जो निर्गति है वो दी गई है और आपको ऐसा करना है। तो सबसे पहले हम प्रपत्र नंबर 1 भरना स्टार्ट करते हैं और ये कैसे भरा जाएगा, ठीक है साथियों। तो आओ शुरू करते हैं। प्रपत्र नंबर 1, ये तो आपका हो गया तुम्हारा DB के लिए पहुंचने के लिए ये वाला। देखो साथियों, प्रपत्र नंबर 1, सबसे पहले इस प्रपत्र को सही से भरना है आपको। सारे प्रपत्रों को सही से भरना है, लेकिन आपको समझना है कि क्या। सबसे पहले आप देखोगे ऊपर तो आपको दिख रहा होगा केवल बच्च तक 3x4 सेंटीमीटर साइज़ की नवीनतम फोटोग्राफ स्वप्रमाणित करें। तो स्वप्रमाणित ऐसे करना है कि आपको यहाँ से वो साइन करके ले जाना है, इधर भी साइन आए और ऊपर भी साइन इसका चढ़ा रहे। इस प्रकार से आपको साइन करना है, ठीक है। स्वप्रमाणित करना है, किसी को कुछ पूछना नहीं है। दूसरा साथियों, अभ्यर्थी अपने हाथ से संलग्न अनुदेश के अनुसार भरे। विज्ञापन संख्या ये है, विभाग की संख्या आपको नहीं भरनी है, ठीक है साथियों। दूसरा, आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि वगैरह, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर आपका लिखा हुआ है, आपको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आगे आ जाओ साथियों, आगे है ये। सबसे पहले बात करते हैं, देखो, पद या सेवा का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप इसमें लिख देंगे लेखपाल, ठीक है साथियों। क्या लिख देंगे इसमें? लेखपाल लिख देंगे यहाँ पे। दूसरा, अभ्यर्थी का नाम
देखो आपका अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में नाम लिखा हुआ है साथियों, लेकिन आपको हिंदी की देवनागरी में अपना नाम इसके ऊपर अंकित करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको समझना है और एक एक पॉइंट आपको देखना है, तभी आपको इसमें समात्मक समझ में आ पाएगी। ठीक है साथियों, अन्यथा की स्थिति में कोई भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो वहीं पर आपकी गलती हो जाएगी। दूसरा, अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता। अगर आप पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजें। अगर आपका जो पता है, जो एड्रेस है, वो यहाँ पर मेंशन करना है पूरे में। ठीक है, सारा का सारा पूरा पता मेंशन करना है। अगर आपने पते को चेंज किया है, अगर पहले कहीं अन्य पते पर रहते थे, अब अन्य पते पर रह रहे हो, तो ये कह रहे हैं पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर किसी का मतलब एड्रेस चेंज हो गया है तो, अगर नहीं हुआ है तो कोई समस्या नहीं है आपको। दूसरा, ग्राम, नगर, जिला तथा राज्य का नाम जहां अभ्यर्थी स्थायी निवासी है। तो बस यहाँ पर अपना सारा का सारा पूरा का आप किस गांव के हैं, किस नगर के हैं, किस ज़िले के हैं, किस राज्य के अभ्यर्थी हैं, कहाँ के निवासी हैं, सारा का सारा एड्रेस आपको भर देना है। अब देखो जन्म तिथि की बात आई है। जन्म तिथि इंग्लिश में लिखी हुई है, मतलब अंकों में लिखी हुई है, सॉरी, आपको हिंदी में लिखनी है। तो किसी की जन्म तिथि है 1/7/95, ऐसा समझ लो। तो 1 जुलाई 1995 आपको हिंदी में मेंशन करना है। ठीक साथियों, तो ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। आगे आओ। अगला देखो, इसमें क्या है, अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम। अगर आप पिता के परिप्रेक्ष्य में हैं तो पिता के उसका दीजिए, अगर पति का है तो पति का दीजिए, और ज़्यादातर जो होगा वो पिता का ही देंगे, तो आपके पिताजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पिताजी का नाम यहाँ भर दीजिए। अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, तो अभ्यर्थी के जो पिता पति हैं, यहाँ पर दोबारा नाम लिखिए आप अपना। अभ्यर्थी के पिता और पति का जन्म स्थान, जो जन्म स्थान होगा, जो आपका भी जन्म स्थान होगा, उस जन्म स्थान को यहाँ पर मेंशन करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर मेंशन करना है जन्म स्थान को। अभ्यर्थी के पिता और पति का यदि मृत हों, अगर कोई बाई चांस किसी के पिताजी हैं, अगर वो मृत हो गए हैं, तो उनके विवरण जो जहाँ पर अंतिम स्थान हो, उनका जन्म स्थान मतलब अंतिम पता, वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, यदि आपके पिता या पति ने कभी राष्ट्रीयता बदली है तो उसका मेंशन देना है, नहीं तो यहाँ पर कर देता है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, जहाँ पर कुछ नहीं बदला है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना है। ठीक है, उसको नहीं लिखना है इसको। दूसरा 7वां पॉइंट देखो साथियों, यदि अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं। अगर नागरिक हैं तो हाँ में कर दो, बस केवल हाँ में जवाब आपको देना है। ठीक है, हाँ। और यदि नहीं है तो पूरा विवरण दें। अगर नहीं होंगे तो आपको पूरा उनका वो विवरण लिखना पड़ेगा कि कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इस प्रकार के ही मतलब लोग भरते हैं, तो उनका विवरण पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादातर होंगे ही तो हाँ भरना है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ करना नहीं है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 देखो, पॉइंट नंबर 8 के, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं? उत्तर है हाँ या ना में दीजिए। यदि हाँ तो जाति और वर्ग का पूरा विवरण तथा निर्धारित प्रपत्र जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। देखो, अगर हाँ तो आपको यहाँ भरना है हाँ, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ वाले समझ लो, जैसे आपकी जो जाति है वो यहाँ भरनी है, उपजाति है यहाँ भरनी है, और आपके जो सर्टिफिकेट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, वो यहाँ पर संलग्न करने हैं। ठीक है साथियों, और यहीं पर जैसे एससी का, एसटी का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का भी, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 28 जनवरी 2021 से बाद का नहीं चलेगा। ठीक है साथियों, तो उसके पहले के ही होने चाहिए आपका। अगर पूछोगे अगर उसके बाद का है तो उसके बाद का है तो साथियों आप जनरल काउंट होगे, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, तो आप विवरण दे सकते हैं इसको। अब देखो, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमाओं में दे छूट का लाभ चाहते हैं? यदि हाँ तो यहाँ पर भरे हाँ, यदि हाँ तो जाति वर्ग का विवरण पूरा दें,
और निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न करें। अगर आप नहीं चाहते तो नहीं कर देना, कोई फिर समस्या है ही नहीं, पे इस पर टिक करना है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखना है, आगे उसको आगे लिखना है, ठीक है। अगर हाँ करना है तो आपको सारे प्रमाण पत्र लगाने पड़ेंगे। देखो जैसे यूपी में जो तुम्हारी जो कोई भी वैकेंसी होती है उसके 18 से लेकर 40 साल तक छूट होती है, जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर SC ST हो तो 5 साल की छूट मिलेगी आपको, और OBC हो तो 3 साल की छूट मिलेगी। अगर चाहते हो तो आपको आगे इसकी मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है साथियों। 8वां हो गया। अब आते हैं 9वें पॉइंट पे। अगला देखो साथियों, अब 9th पॉइंट क्या है। 9th पॉइंट क्या कह रहा है, क्या अभ्यर्थी विवाहित है? अगर विवाहित है तो हाँ लिखो, नहीं है तो नहीं लिख देना, नॉन एप्लीकेबल, ठीक है। लिखना जरूर है आपको, अगर नहीं हो तो NA जरूर लिखना है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यदि हाँ तो अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अथवा अभ्यर्थियों के ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी एक पहले से पत्नी जीवित है, और महिला अभ्यर्थी के लिए अगर आपके एक पत्नी है जीवित या एक से अधिक पत्नी है, उसका विवरण देना पड़ेगा उसको। हाँ में करोगे तो, नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर जिस किसी महिला के एक पति या एक से अधिक पति हो उसके बारे में विवरण देना होगा, ठीक है साथियों। तो ये हो गया 9वां पॉइंट। अब आते हैं 10वें पॉइंट पे, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है 10वां वाला। अगला देखो साथियों पॉइंट क्या है, सभी शैक्षिक तथा अथवा प्रारंभिक परीक्षाओं में जिनके अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं उन उपाधियों का विवरण दें। अब देखो सबसे पहली बात साथियों, आपको विवरण देना है हाई स्कूल का। यहाँ पर इंटरमीडिएट लिख रहा है, स्नातक लिख रहा है, परास्नातक लिख रहा है, और भी अन्य शैक्षणिक योग्यता लिख रही हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी मर्जी है फिर आगे आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। आपकी जो योग्यता है, जो लेखपाल की योग्यता है वो 10+2 है, मतलब इंटर तक है, तो आपको इंटर तक भरना है। अगर कोई साथी हमारे स्नातक है, परास्नातक है, उसका विवरण देना चाहे तो दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। लेकिन मेरे हिसाब से तो इंटर तक ही दें जो ज़्यादा बेहतर होगा। पहला देखो, हाई स्कूल में जो विषय होते हैं, तो हाई स्कूल में विषय कितने होते हैं साथियों? 6। तो 1 2 3 4 5 6 सभी विषयों के यहाँ नाम लिखने हैं। श्रेणी अथवा ग्रेड हो तो आपको यहाँ पर लिखना है, श्रेणी है अथवा ग्रेड है तो यहाँ पर मेंशन करना है। किस वर्ष में किया था उसके बारे में लिखना है। प्राप्तांक प्रतिशत कितने हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। पद्धति प्रमाण पत्र संख्या क्या है, जो आपकी प्रमाण पत्र संख्या ऊपर लिखी होती है उसको यहाँ मेंशन करना है साथियों। प्राप्त विशिष्ट विवरण क्या है, विशिष्टता विवरण क्या है, जो डिक्टेंशन वगैरह आपको कहीं मिली हुई है तो आपको विवरण देना है, अन्यथा की स्थिति में इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है साथियों। अगर मिला है तो ठीक, अन्यथा इसको छोड़ देना है। दूसरा, इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट इसी प्रकार से 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 आपको नाम लिख देने हैं उनके। वही श्रेणी और तुम्हारा ग्रेड हो तो उसको लिखना है, मेंशन करना है। किस वर्ष में किया है उसको लिखना है। प्राप्तांक प्रतिशत कितना है उसको लिखना है। प्रमाण पत्र संख्या लिखनी है, डिक्टेंशन मिली है तो लिखना है। अब देखो साथियों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और इसी प्रकार का जो प्रपत्र है वो हमेशा UPTPSC देता है। अब देखो स्नातक की बात करें तो स्नातक में तो 3 साल होती हैं, इसमें तो 1 साल होती है तो भर गया आराम से, कोई समस्या नहीं है। 3 साल होती है तो क्या करना है साथियों, तीनों साल का जैसे सब्जेक्ट जो भी है आपके 1 2 और 3, 1 2 3 हो गया, तो इसको अलग अलग आप खाने में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आगे भी ऐसे ही करके जाना है, सारे के सारे ऐसे ही डिवाइड करने पड़ेंगे। और यहाँ पर पहली साल का, दूसरी साल का, तीसरी साल का। अब जैसे स्नातकोत्तर है तो इसमें 2 खाने बना लो, आखिर तक 2 खाने बनाते चले जाओ। अगर भरना है तो बता रहा हूँ, और नहीं भरना तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भरो पहली साल दूसरी साल, ऐसे यहाँ पर सारा का सारा विवरण ऐसे ही ऊपर जो दिया है वैसे ही आपको डिक्टो विवरण देना है, इसमें कोई भी कमी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और नीचे भी बहुत हैं नीचे, तो आपको नीचे भी देख लेना है। जैसे अन्य शैक्षणिक प्रारंभिक डिप्लोमा है आयरता, जैसे BEd BTC किसी ने किया है, या कोई अन्य डिप्लोमा किया है, BTech या कुछ BBA MCA जो भी किया है, आप यहाँ पर नीचे विवरण दे सकते हैं उसका, ठीक है। लेकिन उसमें तो देखो, जैसे BTech किसी को भरना, जैसे स्नातक में भरना है BTech, तो उसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे आपको किसी स्नातक है कोई व्यक्ति और है वो BTech या BE है, तो आपको 3 साल नहीं 4 खाने बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो छोटा छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाए बेशक, लेकिन भरना आपको पूरी डिटेल है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, आगे आते हैं। चलो साथियों, ये 10वां पॉइंट हो गया। अब साथियों आते हैं 11वें पॉइंट पर। 11वां पॉइंट देखो साथियों, खेलकूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा अथवा पाठ्योत्तर कार्यों में भाग लेने के लिए यदि कोई हो तो पूरा विवरण दें।
अगर आप कोई खेलकूद या शारीरिक व्यायाम में भाग लेते हैं तो प्रमाण पत्र के साथ आपको संलग्न करना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना नॉट एप्लीकेबल ऐसे लिखना है हमेशा। अगला देखो साथियों, अगला देखते हैं अगला क्या है इसका। अगला है साथियों, अगला इसमें देखो अगला वाला अगला क्या है, अगला है तुम्हारा सवाल 12वां पॉइंट पर। 12वें पॉइंट पे आ जाओ। जो 12वां पॉइंट है वो साथियों क्या है, अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों को पूर्ण विवरण दे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कहीं पर पोस्टेड है, किसी पोस्ट पे पोस्टेड है तो उसे पूरा विवरण देना है। ठीक है, पद का नाम क्या है, नियुक्ति, वेतन, समायोजन, सारा कुछ देना है उसको। अगर नहीं हो तो इसे एक ब्लैंक छोड़ देना, खाली छोड़ देना, इसमें फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है साथियों, इसका फिर कोई लेना देना नहीं है। साथियों 13वां पॉइंट समझो, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमान अर्हता, इसमें आपको जरूर से जरूर भरना है। इसमें क्या है, आपकी अनिवार्य अर्हता के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर साथियों भरना हाई स्कूल, यहाँ पर इंटरमीडिएट, और जो अधिमान अर्हता है आप दे सकते हो वो नहीं भी दे सकते हो, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाई स्कूल इंटर वाला प्रमाण पत्र संख्या जरूर से जरूर मेंशन करनी है। ठीक है, अनिवार्य है वहाँ तो जरूर मेंशन करनी है, और जहाँ पर अधिमान अर्हता है वहाँ पर भर भी सकते हो आप, पर है नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष तक सेवा ली है, हाँ तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा और वहाँ पर लिखना होगा विवरण। ठीक है, एनसीसी की बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, हाँ तो नहीं है तो उसको लिख देना आगे NA नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, आपको कुछ नहीं देना है फिर वहाँ पर विवरण उसका। अब आ जाओ 15वें नंबर पॉइंट पर। ठीक है, 15 नंबर पॉइंट क्या कहता है साथियों, 15 नंबर पॉइंट कहता है क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, अगर हाँ तो उसका विवरण। ठीक है साथियों, अब देखो क्या है, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, हाँ तो पूरा विवरण दें, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल भर देना। ठीक है, और प्रपत्र अगर हाँ तो प्रपत्र देना होगा। क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य परीक्षा में डिबार किया गया है कि उसको रोका गया है, तो हाँ भरना है तो वही करना पड़ेगा, और नहीं तो यही सेम चिपका देना। क्या अभ्यर्थी की कभी राजकीय सेवा में पदच्युत किया गया है या हटाया गया है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अगर हाँ तो विवरण दें, अन्यथा की स्थिति में नॉट एप्लीकेबल लिख देना। ठीक है साथियों, ये हो गया 15वां पॉइंट। अब आ जाओ 16वें पॉइंट पर। इसका ये जो प्रपत्र पहला वाला सबसे ज़्यादा भरना है आपको, इसीलिए अब देखो साथियों, ये देखो आवेदन परीक्षा शुल्क के निगत निमित्त जमा की गई राशि का विवरण दें। अब देखो ये शायद मुझे किसी के पास नहीं होगा तो इसे ब्लैंक छोड़ देना, इसमें कोई भी भरने की आवश्यकता नहीं है, पहला वाला। दूसरा देखो बैंक का नाम वगैरह, जनपद वगैरह कुछ भी नहीं भरना है आपको। ठीक है साथियों, इसमें भरने की आवश्यकता है नहीं, जब है नहीं आपके पास में तो क्या करोगे आप। ठीक है, और नहीं किसी के पास नहीं होगा, जिसके पास होगा वो साथी भर देना, और जिसके पास नहीं है वो बिल्कुल खाली छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगला देखो घोषणाएं वगैरह बता देता हूं मैं आपको। अभ्यर्थी मैं घोषणा करता हूं, खुद अपना नाम लिखना है साथियों आपको। इसमें क्या करना है, खुद का नाम लिख देना है। घोषणा करता हूं, अगर पुरुष है तो करता हूं, और अगर पुरुष है तो इसे काट देना, महिला है तो इसे काट देना। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाना है आपको। यहाँ पर दिनांक लिख देना, यहाँ पर स्थान लिख देना, जो लागू नहीं हो काटा जाए। ठीक है, लिख रखा है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे, पूरा नाम यहाँ पर होगा, और पता यहाँ पर ऐसे ऐसे भर देना आप। ठीक है साथियों, तो ये पूरा प्रपत्र हो गया पहला। अब प्रपत्र नंबर 2 पे आते हैं साथियों हम। देखो साथियों प्रपत्र नंबर 2 ये है चेतावनी प्रमाणीकरण प्रपत्र, वो सेम ही होता है सब कुछ, आपको उसमें कोई गलती नहीं होती है। चेतावनी, इस प्रपत्र में कोई भी गलत सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना अनिवार्यता समझी जाएगी, मतलब आपकी जो कैंडिडेचर है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, यदि उम्मीदवार इस प्रपत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद निरुद्ध, डिटेन्ड, दोषी सिद्ध, कन्विक्टेड, प्रतिवारित, डिवार्ड आदि किया जाए तो उसके ब्यौरे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में आपको भेजना है। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, देखो अभ्यर्थी का नाम लिखा ही हुआ है आपको, इसमें वो नहीं है, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पिता का पूरा नाम, पिताजी का पूरा नाम लिखना है, अगर उपनाम है तो आगे मेंशन कर देना है। ठीक है, अगर देखो माताजी का नाम उपनाम के साथ में, उपनाम है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। राष्ट्रीयता यहाँ पर आपको इंडियन लिखना है, अगर ये पिता है तो यहाँ पर इंडियन, माता इंडियन, अगर पति के परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं तो इंडियन, और कहीं भी अन्यथा की स्थिति में कहीं बाहर के हो तो उसके बारे में लिखना है। दूसरा साथियों अब देखो निम्नलिखित में से जन्म स्थान के बारे में लिखना है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। पति के परिप्रेक्ष्य में
पत्नी के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। पति वाला यहाँ पर, पत्नी वाला यहाँ पर। स्थायी निवास का पूरा पता आपका देखो गांव, थाना, जिला, सड़क, मार्ग, गली, मकान नंबर जो एप्लीकेबल हो। आप कहोगे कि मैं गांव में रहता हूँ, मेरा तो मकान नंबर है ही नहीं, तो कोई भरने की आवश्यकता नहीं है, जो है वो लिखना है आपको, ठीक है, पूरा भर देना है। अगला देखो, अगला क्या है, यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश का पता और माइग्रेशन करने की तारीख आप मेंशन करनी है यहाँ पे, अगर हो कोई तो, अगर कोई नहीं हो तो कोई बात नहीं है। वर्तमान पत्र व्यवहार का पता जैसे ऊपर लिखा था वही मेंशन करना है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पर पत्र बन भर गया तो आप समस्या नहीं होगी। आय तथा जन्म की तारीख आपके नीचे लिखा हुआ है और ऊपर अंकों में आपको लिखना है, ठीक है साथियों। जो मैं कहता जा रहा हूँ वो ही आपको करना है और पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा साथियों। ये आगे देखो, अब पॉइंट नंबर 8 देखो साथियों। आप पॉइंट नंबर 8 में क्या है, शैक्षणिक योग्यता जिसके उम्मीदवार को 15 वर्ष की आय में शिक्षा प्राप्त की हो का स्थान, स्कूल, कॉलेज व्यतीत करने के पता। तो आप ये समझ लो कि 15 साल की उम्र में कौन सी कक्षा में थे उसका विवरण देना है, फिर हाई स्कूल का, फिर इंटर का, इसी प्रकार से आगे देना है। छोड़ने का दिनांक, ये परीक्षा पास हो अगर है तो ठीक, अन्यथा हाई स्कूल, इंटर का तो भरना ही भरना है, ठीक है। 15 साल की उम्र में देख लेना आप किस कक्षा में थे, 8वीं, 9वीं, 7वीं जो भी हो उसको भर देना है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे देखो साथियों, 9वां देखो, 9वां क्या कह रहा है, कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो पूर्ण विवरण दें जहां उम्मीदवार ने पहले काम किया हो। अगर कोई कार्यालय फर्म का है तो उसका पूर्ण विवरण देना है, अन्यथा की स्थिति में इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल लिख देना। आगे देखो, आगे ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा मैं इसको। अब देखो, क्या आप कभी न्यायालय द्वारा अपराध के लिए गिरफ्तार और अभियोजित, निरुद्ध अथवा बाउंड या दंडित दोषी सिद्ध किए गए हो? यदि या किसी लोक सेवा आयोग, किसी अन्य चयन सेवा आयोग परीक्षाओं में सम्मिलित किए गए, प्रतिवारित किए गए हो, तो उसका जो विवरण है वो यहाँ पर पूरा आपको भरना है। अगर नहीं है तो सुनो मेरी बात, अगर आपके पास नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ पर लिख देना नॉट एप्लीकेबल, और तीनों लाइनों में ये आना चाहिए बस, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। क्या इस प्रमाण पत्र के भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्था के समक्ष कोई विचाराधीन है? अगर है तो आपको विवरण देना है, अन्यथा की स्थिति में कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है इसको। अब देखो, वही वाला सेम ऊपर दंडावेश है, नहीं है तो वही मैंने अभी क्या बताया, इसमें ऐसे ही बनना है नॉट एप्लीकेबल। अगला देखो साथियों, अभ्यर्थी की घोषणा करनी है, वही सेम घोषणा, अगर पुरुष हो तो इसको काट देना, पीछे वाले को करती हूँ वाला, ठीक है। दिनांक भरना है यहाँ पे, अब बार बार वही चीज़ है, दिनांक है, स्थान है, अभ्यर्थी की हस्ताक्षर है जो हम पहले कर चुके हैं, और पूरा पता है आपका, और पूरा नाम और पूरा पता, तो ऐसे भर देना है। तो प्रपत्र नंबर 2 पूरा हो गया। प्रपत्र नंबर 3 पे आते हैं साथियों। अब हम साथियों ये प्रपत्र नंबर 3 है। अब देखो प्रपत्र नंबर 3 में क्या है वो एक बार समझो। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है नीचे ये, और हिंदी में यहाँ पर लिखना है अब देवनागरी लिपि में, ठीक है, सही बिल्कुल साफ सोच लिखना। पिता या पति का नाम, यदि विवाहित हो तो यहाँ लिखो पिता या पति का नाम, पिता का नाम लिखना है वैसे तो आपको, अगर विवाहित है तो पति का नाम लिख सकते हैं आप। जन्म तिथि अंकों में लिखी हुई है, शब्दों में यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, जो मैं बार बार बताता चला जा रहा हूँ आपको, ठीक है साथियों। आगे देखो, आगे है साथियों ये वाला स्थायी पता, आपका स्थायी पता पूरा का पूरा पहले जो हम भर चुके हैं वही वाला। अगर पत्र व्यवहार का पता सेम है तो यहाँ पर लिख देना पूरा का पूरा, ठीक है। सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ लिखना लेखपाल, ठीक है, जिसके हम आवेदन कर रहे हैं वो लेखपाल ही है। अगला देखो साथियों पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, क्या आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्र सेनानी अगर हैं तो, जैसे अनुसूचित जनजाति का है कोई साथी हमारे, और क्या अनुसूचित जनजाति के हैं तो वहाँ पर आपकी जाति और उपजाति लिखने हैं। या कोई तुम्हारा इमरजेंसी कमीशन अधिकारी है, या कोई विकलांग अधिकारी है, या भूतपूर्व सैनिक है, तो इसकी जो योग्यताएं वो यहाँ लिखी जाएंगी, ठीक है साथियों। ये हो गया इसका। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है तुम्हारा परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हुए हो। आप जो परीक्षाएं दी हैं आपने जिसमें उत्तीर्ण हुए हो, जैसे हाई स्कूल लिखना है, यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखना है, मैंने कहा 2 ही ज़्यादातर लिखो। उनके विषय के विवरण में 6 विषय हैं हाई स्कूल में, इंटर में 5 विषय हैं। उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक यहाँ लिखना है, अनुक्रमांक किस वर्ष में और क्या श्रेणी है। स्नातक लिखना चाहो तो फिर वही 3-3 कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है।
आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, पहले हम कर चुके हैं डिटेल में, अब हम सिर्फ अब यही करेंगे कि आगे क्या होना है। अगला देखो, अब क्या साथी, विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण दें। अगर कोई आप नियुक्ति हो, मतलब कहीं भी आप जॉब लग गई है, तो आपको यहाँ पर विवरण उसका देना है, नहीं तो छोड़ देना है इसको, कोई समस्या नहीं है। अगला देखो साथियों, कृपया इस प्रपत्र के रिक्त स्थानों को भरकर अपने आवेदन के साथ लगाएं। मतलब वो आवेदन के साथ लगाना ही लगाना है। तो तीसरा प्रपत्र भी पूरा हो गया, अगर है तो ही लगाना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो साथियों, और ये साथियों अंतिम प्रपत्र है। अब देखो, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग, आपका जो नाम है साथियों वो लिख ही रहा है, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, पहले से ही आपका नाम लिख रहा है, ठीक है। अब देखो, इसमें यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अब नीचे आ जाओ थोड़ा सा, हाँ सही है। अब देखो, हिंदी लिख रहा है तो हिंदी में कितने प्राप्तांक हैं, हाई स्कूल की बात कर रहा है, और पूर्णांक कितना था। जैसे इंग्लिश लिख रहा है तो कितने प्राप्तांक हैं, पूर्णांक कितना था। गणित लिख रहा है तो कितने प्राप्तांक हैं और कितना पूर्णांक था। अब दूसरा सामाजिक विज्ञान हो सकता है, संस्कृत हो सकती है, अन्य विषय हो सकते हैं। तो 6 विषयों का विवरण आपको देना है और वही सेम उसमें भरना है, कितना पूर्णांक। और इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का करना है साथियों, आपको इंटरमीडिएट वाले में सारे में। और स्नातक का देना है तो फिर स्नातक में पूरा का पूरा विवरण देना पड़ेगा। इसमें लाइनें बनानी पड़ेंगी छोटी छोटी, कि मेरा फिजिक्स में इतना था, यहाँ पर इसका इतना था, इसका इतना था, इस प्रकार से, ठीक है साथियों। और इसी प्रकार से स्नातकोत्तर में और कोई अन्य परीक्षण है उसके लिए। और मेरी सलाह मानो तो हाई स्कूल और इंटर ही भरना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है साथियों। एक चीज़ और समझो, जैसे आपने ऊपर ये प्रपत्र भरा और आपने अंक लिखे, तो आप क्या करना है, नीचे आ जाना, ठीक है। नीचे आके क्या करना है साथी, आपको नीचे आके आपको इसमें योग लिखना है, कितने अंक आपने प्राप्त किए हाई स्कूल में और कितने में से किए उसको लिखना है। श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जैसे फर्स्ट श्रेणी है, सेकंड है, थर्ड है, उसके बारे में लिखना है, ठीक। और यहाँ पर जैसे इंटर का लिखना है कि कितने अंक मिले आपको और कितने में से मिले और कितनी कौन सी श्रेणी थी। इसी प्रकार से स्नातक, इसी प्रकार से स्नातकोत्तर, इसी प्रकार से कोई अन्य शैक्षणिक परीक्षण अगर है लिखना है तो। अन्यथा की स्थिति में हाई स्कूल और इंटर ही ज़्यादातर प्रेफर कीजिए, जिससे आपका प्रपत्र आसानी से भर जाए और कोई समस्या न हो। दूसरा, अब लास्ट प्रपत्र है साथियों, ये मैं प्रमाणित करता हूं कि उपयुक्त प्रविष्टियां मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। अगर किसी जानकारी को आप गलत भरते हो तो आप ही जिम्मेदार होगे साथियों, और लास्ट में आप इसके हस्ताक्षर कर देने हैं खुद के, और ये सारे के सारे प्रपत्र आपके पूर्ण हो गए। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि आपका जो 1 साल का होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट, और 28 जनवरी से बाद का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है साथियों। एक चीज़ ध्यान रख लो, ये 28 जनवरी 2021 के बाद का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। नोटिफिकेशन जो करेक्शन की डेट होती है उसके बाद मान्य नहीं होता है, 28 जनवरी के बाद मान्य नहीं होगा। 1 अप्रैल से हो, मतलब अप्रैल का हो, अप्रैल से यहाँ तक का हो तो चल जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये चीज़, और दूसरा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लास्ट में सारी चीज़ चर्चा कर ही लेते हैं, इसमें थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रपत्र भरना आपको सीखना ही था। दूसरा साथियों, अगर आपने जैसे जो प्रपत्र हैं उनके कम से कम 3 सेट निकालना, सुनना मेरी बात को। एक सेट तो आपको पूरा भरना है, मतलब एक सेट भर दिया पूरा, दूसरा सेट भी भरना है, तीसरा सेट ब्लैंक रखना है। अगर कहीं किसी प्रपत्र में कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पर तुरंत निकालकर उसी में ओवर राइटिंग बिल्कुल भी मत करना। उसी जैसे प्रपत्र नंबर 3 में आपको गलती हो गई तो प्रपत्र नंबर 3 निकाल लो और उसको दोबारा से इसको भर दो, ठीक है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पर जितने भी आपको जैसे DB कराने जाओगे तो वहाँ पर जो कर्मचारी होंगे आपके, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, आपको सारी चीज़ बता देंगे अगर कोई दिक्कत होती है। और घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 19 तारीख से जिनका है बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए, घबराना नहीं है, सोचना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल होता है। अधिक जो कर्मचारी होते हैं बहुत ही ज़्यादा आपको कोऑपरेटिव मिलेंगे और वो आपको सारी चीज़ बताते रहेंगे, ठीक है साथियों। तो ये प्रपत्र भरना मैंने सिखा दिया। और साथियों, वीडियो अच्छा लगे ना ये तो लोगों तक इसको शेयर कर देना, जिससे उनको भी मालूम पड़ जाए कैसे प्रपत्र भरना है। और अब भी कोई समस्या है आपको तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है साथियों। तो और चैनल पर नए आए हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन जरूर दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, ठीक है साथियों। धन्यवाद।